हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है गति के समीकरण ग्राफी विधि से। तीनों समीकरण यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो पहला समीकरण है बच्चों, v बराबर v0 प्लस AT, ठीक है, या तो ऐसा भी आ जाता है v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक वेग है, यहां पर v0 प्रारंभिक वेग है, या v0, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। दूसरा समीकरण जो है s बराबर v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, या कि हम यहां पर कह सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण ग्राफी विधि से। इसके बाद हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है बच्चों, या कि यहां पर आप v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर या v0 स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें तीनों समीकरण प्रूव करना है। अब ग्राफी विधि से है तो आपको ग्राफ को समझना जरूरी है। ग्राफ यदि आप समझ गए तो सारा चीज खेल खत्म। बच्चों, ग्राफ ही मेन है ना, ग्राफी विधि से ग्राफ ही मेन है। जैसे ग्राफ दर्शाता क्या है, जैसे समय के साथ आपके बुद्धि में बढ़ोतरी, वो ग्राफ हो जाएगा कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ा, जैसे जैसे उम्र बढ़ा, इधर मान लो बुद्धि का परीक्षण है कि भाई जैसे हमने थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा बुद्धि बढ़ गया, फिर हमने आगे बढ़ा, मतलब यहां पर आया ना बुद्धि बढ़ा, फिर हमने थोड़ा सा उम्र बढ़ा, फिर बुद्धि बढ़ा, ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा हमारा उम्र बढ़ा, फिर बुद्धि बढ़ गया। इधर बुद्धि का पहचान है, तो ये जो ग्राफ बनेगा बुद्धि, और जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ेगा तो बुद्धि कम होती जाएगी, तो ऐसे ग्राफ होगा कि पहले बढ़ेगा आपका बुद्धि, वैसे ग्राफ आपका फिर घटेगा। क्योंकि भाई आप मान लीजिए 30 साल के हैं, 30 साल की उम्र तक आपकी बुद्धि बढ़ रही है, मानते हैं, और धीरे धीरे फिर बुद्धि क्या हो जाती है, कम होती है बच्चों। ऐसे ही हम यहां पर किसी गतिमान वस्तु का ग्राफ बना रहे हैं, जैसा कि हमारे पास ये ग्राफ है, और इस ग्राफ का आकलन आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ये प्रारंभिक स्थिति है, मान के चलता हूं t समय पश्चात पहले आपका t बराबर यहां पर क्या होगा, आप ही बताओ। t बराबर 0 है, 0 पर इस वस्तु का स्थिति यहां पर है, और इसका जो वेग है v0 है। प्रारंभ में टाइम t 0 है, मैं स्टार्टिंग से ही ग्राफ बना रहा हूं बच्चों। टाइम जब t 0 है तो वेग आपका क्या है, v0। थोड़ा सा समय बढ़ा, वेग आगे बढ़ेगा, थोड़ा और समय बढ़ेगा, वेग आगे बढ़ता जाएगा। जब t बराबर हमारा मान लीजिए समय हो चुकेगा, यानी कुल मिलाकर के t समय में, तो वस्तु का वेग जो बढ़ करके वो यहां पर हो जाएगा v0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, v0। मान के चलता हूं ये चीज है। तब यहां से यहां तक वेग की मैं बात करूं तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक को निकालना है बच्चों, तो बड़े वाले v में से v0 को घटा देना है। इसलिए हम बात करते हैं जब OA की, या बात करते हैं जब CD की बच्चों, तो ये प्रारंभिक वेग इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जरा यहां पर, यदि हम बात करें OA की और बात करें CD की, ठीक है, बात करें हम OA की, बात करें हम CD की, तो ये प्रारंभिक वेग है जिन्हें हम v0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ में जब हम OA और CD लेकर चलेंगे, देख लो जरा, OA और CD लेकर चलेंगे तो इसको हम v0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही बच्चों कुछ समय पश्चात, जैसे t समय पश्चात, मान लीजिए यहां तक t समय लगा, यहां से यहां तक समय t लग गया, भाई समय बढ़ता गया, t समय यहां तक में t समय है, तो वेग जो है थोड़ा सा बढ़ करके v हो गया। तो वेग जो t समय पश्चात वेग OE बराबर v और BD बराबर v हो जाएगा। सही है कि नहीं भाई। हम देखो OA और CD की बात करते हैं तो v0 है, ठीक है। यहां पर आप देखो OA और CD की बात करें तो v0 है, लेकिन जब OE और BD की बात करते हैं बच्चों, तब हमारा क्या हो जाता है, v हो जाता है। और फिर डिफरेंस निकालते हैं कि यहां से यहां तक हमारा v है, वो v0 ये v0 है, और यहां से यहां तक हमारा v है, तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा, हम BD में CD को घटा सकते हैं। सही है कि नहीं। BC बराबर हम मान निकालना चाहें तो BD में CD को घटा दें, मतलब v में v0 घटा देंगे। ये चीज है बच्चों। तो फिलहाल ग्राफ में यदि हम बात करें कि माना कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग v0 और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, इसका त्वरण होगा कुछ ना कुछ, तो त्वरण स्मॉल a है बच्चों। विस्थापन, यदि मान लीजिए विस्थापन टोटल कितना किया, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो होगा, तो वो विस्थापन होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया तो उसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन बच्चों मानकर चलते हैं उसका s है, ठीक है। तो माना कोई वस्तु v0 वेग से एक समान त्वरण से, है ना, त्वरित गति कर रहा है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, और उसके द्वारा तय की गई दूरी s है। तब इस ग्राफ से बच्चों आप लोग देखेंगे
इस ग्राफ में देख लो जरा, ओ ए बराबर सी डी बराबर भी जीरो, ओ से ए, सी से डी, ये भी जीरो है। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर आप देखो ओ ई बराबर बी डी, ओ ई, ओ से ई यहां से यहां तक, और बी से डी यहां से यहां तक, ओ ई बराबर बी डी बराबर हमने कहा क्या, भी कहा, ठीक है। इसके बाद जब बीसी की बात करते हैं तो बीसी हम कैसे निकालेंगे, बीडी में सीडी को घटा करके, तो v माइनस भी जीरो हो जाएगा। जरूरत की चीजें हैं, इसलिए जब ग्राफ समझ लिया सारा काम खत्म। और हम बात करेंगे ओडी, और यहां से ए से सी, ये हम टाइम बोले कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी है, तो टाइम टी है। तो पहला समीकरण हमें निकालना v बराबर भी जीरो प्लस ए टी, व्युत्पन्न करना। अभी ग्राफ से इतना चीज तो क्लियर हो गया, ग्राफ यदि सीख गए तो सब खत्म कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है। पहला समीकरण हम निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे, इसलिए पहले इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि भाई साहब यदि हम बोलेंगे वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो बताओगे आप लोग v से c तक, सही है ना, v से c तक, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग, वेग में परिवर्तन कितना हुआ v से c तक, और समय कितना लगा a से c तक, ठीक है। तो हम गति का पहला समीकरण निकालेंगे, v बराबर v जीरो प्लस ए टी, या आप v बराबर u प्लस ए टी कह सकते थे, ठीक है। तो हम एक समान देखिएगा, एक समान वस्तु कैसा गति कर रहा है बच्चों, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति में त्वरण ए, त्वरण ए v माइनस टी ग्राफ की प्रवणता, ठीक है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, मतलब त्वरण जो है वो वेग समय ग्राफ बताता है, v माइनस टी नहीं है ये, वी टी का मतलब वेग समय ग्राफ, त्वरण क्या है, वेग समय ग्राफ। देखो जरा, तो आपका स्मॉल ए बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण वेग में परिवर्तन कितना हो रहा, बीसी हो रहा है, ये बीसी है, और समय कितना लग रहा है, ए से सी हो रहा है, ए सी हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखो बीसी हमने कहा v माइनस भी जीरो है, और ये आपका ए सी कितना है, वो टी है, और पक्षांतर कर दो तो गति का प्रथम समीकरण निकल कर आ जाएगा। इसको पक्षांतर कर दो इधर, तो आपका आ जाएगा स्मॉल ए टी बराबर v माइनस भी जीरो। अब v आप यहां पे रहने दो, भी जीरो इधर ले आओ, तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भी जीरो प्लस ए टी, यही आपका देख सकते हैं प्रथम समीकरण है। पहला समीकरण इतना आसान है, लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन होगा सर, बिल्कुल नहीं है कठिन, है ही नहीं है कठिन, बहुत ही सिंपल है पहला समीकरण, ठीक है, इतना ही पहला समीकरण है। और ऐसा नहीं आता कि केवल एक ही समीकरण आ जाए, ग्राफी विधि से आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा ना बच्चों। अब हम बात करेंगे द्वितीय समीकरण, दूसरा नंबर समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हमने कहा था, समीकरण s बराबर भी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमको इसकी व्युत्पत्ति करनी है, ठीक है, व्युत्पत्ति। बाकी माना वगैरह हमने एक बार लिख लिया है तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, माना तो वही वही चीज आएगा, ठीक। अब विस्थापन कैसे निकलेगा, विस्थापन टोटल कितना हुआ, अभी तो त्वरण हमने कहा कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालनी, ठीक है। अब हमें विस्थापन निकालना है मुख्य रूप से, तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेग समय ग्राफ तो है ही है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, ये जो समय अक्ष है देखो जरा यहाँ पे, ये समय अक्ष, वेग समय ग्राफ भी टी और समय अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल। मतलब देखो हमने कहा कि भाई ये प्रारंभिक में स्थिति यहाँ थी, फिर वस्तु की स्थिति यहाँ हो गई, तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये आपका वेग समय ग्राफ है, समय के साथ वेग में परिवर्तन, और ये समय की स्थिति है, इसके बीच का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से O से A तक चलेंगे, फिर यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिभुज हो गया, ये आयत हो गया, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो विस्थापन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ जरा क्या करना पड़ेगा, कि एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति में जो विस्थापन है बच्चों, विस्थापन ऐसा है, वेग समय ग्राफ और जो समय है उस समय अक्ष
के बीच घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, मतलब ए से बी पहुंचेंगे, बी से डी, डी से ओ का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं है, ठीक, थोड़ा आप समझिएगा। ए से बी तक पहुंचेंगे, बी से डी और डी से ओ तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। भाई मैंने कहा विस्थापन, विस्थापन एस जो निकल कर आया वो कहा ए से बी तक और बी से डी, डी से ओ का क्षेत्रफल, और इसमें दो भाग हैं, इसमें दो भाग हैं, एक त्रिभुज और एक आयत है। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ये आपका आयत है बच्चों, ओ ए सी डी, आयत, आयत हो गया, ठीक है, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। अब जरा इसको कोई यदि कह दे कि आयत का क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन रहा, तो फिर उससे अब क्या करूं बच्चों, उससे कमजोर कोई नहीं हो सकता ना। तो यदि मैं कह दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, आधार आपका AC और ऊंचाई हो जाएगा BC। और यदि कोई कह दे आयत का क्षेत्रफल, तो आपका आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई AC और CD, ठीक है, AC और CD, ये आपका आयत का क्षेत्रफल है। वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 आधार AC मतलब आपका T हो जाएगा, T, और BC, BC का मान कितना है, V माइनस V0, यही तो है ना, आधार गुणे ऊंचाई। फिर बच्चों प्लस AC का मान कितना है, A से C, इसका भी हमारा T हो जाएगा, और CD, CD हमारा प्रारंभिक वेग है V0। S बराबर, चलने दो कहानी थोड़ा सा आगे की ओर, V माइनस V0 जो होगा ना आपका बच्चों, V माइनस V0 क्या है बताओ, AT के बराबर होगा। प्रथम समीकरण से देख लेना, तो 1/2 T गुणे AT प्लस V0T, और इसको यदि मैं अच्छे से लिख दूं तो V0T पहले लिख दूंगा और हाफ AT का स्क्वायर, यही तो हमारा गति का दूसरा समीकरण है, यही तो हमारा गति का दूसरा समीकरण है बच्चों। बस सिंपल है, गति का दूसरा समीकरण कंप्लीट। अब हम पहुंचेंगे गति के तृतीय समीकरण में। थोड़ा सा तीसरा समीकरण टाइम ले लेगा, लेकिन थोड़ा सा आप समय दोगे तो कुछ भी नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना तो ठीक है ना बच्चों, यहां तक क्लियर है चीजें। तो तीसरा समीकरण, यहां पर हम तीसरे समीकरण की बात करते हैं बच्चों। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, देखिएगा, थर्ड नंबर, तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण कौन सा है, टू AS की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति करना, ठीक। चलिए शुरू करें। अब देखो इस बार कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा सा आपको बता दें तरीका। पिछले बार हमने त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल लेकर चला था, इस बार कुछ नहीं है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना बस। यदि विस्थापन जो है वही सेम है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। मतलब ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसका समांतर भुजा आपका OA है और BD है। मतलब मैं आपसे कह दूं 1/2, तो आप कहोगे OA प्लस BD है सर, और दोनों के बीच की दूरी AC है, यहां से A से C है, ठीक है। 1/2 OA का मान कितना है बताओ, प्रारंभिक वेग है, और इसका मान V है, और इसका मान T है। कुछ भी नहीं, प्रथम समीकरण से देखना जरा,
चूंकि v बराबर क्या है, v0 प्लस AT, तो AT बराबर कितना बच्चों, v माइनस v0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस v0 बटा a। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसकी हमको जरूरत पड़ सकती है और हमको लिखना ही पड़ेगा। तो s बराबर 1/2 v0 प्लस v, और यहां पर हो जाएगा बच्चों v माइनस v0 बटा a। दूसरी भी मेथड है, आप लोग वेग प्रवणता से निकालोगे त्वरण से, तो वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, आप ही बताओ। a माइनस बी मतलब v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर बटा a, और पक्षांतर हो जाएगा तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। और बच्चों इसको यदि इधर ले आए तो v स्क्वायर बराबर बचेगा v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है और ग्राफी बीच से तीनों समीकरण कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी आपसे बनेगा, अन्यथा तो जिंदगी में कभी किसी से नहीं बन सकता जब तक वो अच्छे तरीके से बेसिक से समझे नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।